दोस्तों, कुछ कहानियाँ रात में नहीं सुननी चाहिए क्योंकि कुछ कहानियाँ आपके कमरे की हवा तक बदल देती है और आज की कहानी उनमें से ही एक है। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो बिल्कुल शांत जीवन जी रहा था। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो दुनिया की सबसे मासूम आत्माओं में से एक थी और एक ऐसे अंधेरे की जो किसी दरवाजे से नहीं आया बल्कि सीधा उनके घर की दीवारों के अंदर से पैदा हुआ। तो अपनी सीट पकड़ लीजिए क्योंकि जो आगे होने वाला है वो आपके दिमाग में लंबे समय तक गूंजता रहेगा। तो दोस्तों, अब कहानी शुरू होती है उस घर से जहां ये पूरी घटना जन्म लेती है। ये है रिस्टर परिवार की कहानी। एक पुराना जर्मन परिवार, उनका एक खूबसूरत घर था बिल्कुल खेतों के बीचों बीच और वो बहुत धार्मिक लोग भी थे। हर संडे पूरा परिवार चर्च जाता था और अक्सर जब रात को सब घर होते तो पूरा परिवार एक साथ वक्त बिताता था। इसी घर में रहती थी हमारी कहानी की सबसे अहम इंसान एनिलिसिया, एक मासूम, शांत और बेहद प्यारी लड़की। अगर आप पहली बार उसे देखो तो आपको भी यही लगेगा, इससे ज़्यादा शांत आत्मा शायद ही कहीं मिलेगी। एनिलिसिया को किताबें पढ़ने का शौक था। वो घंटों अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर पुरानी किताबें पढ़ती रहती थी। उसे पियानो बजाना बहुत ज़्यादा पसंद था। जब वो पियानो बजाती तो घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता और उसकी बहनें हेल्गा और मारी हमेशा उसके पास खड़ी हो जाती और धीरे धीरे उसके साथ गुनगुनाने लगती। ये परिवार हर दिन इसी तरह प्यार से रहता था और उन्हें कहीं भी ये अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले दिनों में उनकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा बदलने वाली थी। सबसे पहले एनिलिसिया को अपने कमरे की हवा बिल्कुल अजीब सी लगने लगी। बाकी घर नॉर्मल रहता लेकिन उसके कमरे में कदम रखते ही उसे ऐसा महसूस होता जैसे हवा में किसी की ठंडी सांसें उसे महसूस हो रही हो। खिड़कियां बंद होते हुए भी कमरे में मोमबत्तियों की लाइट धीमी पड़ जाती और फर्श पर एक अजीब ठंडक महसूस होती। कई बार एनिलिसिया ने सोचा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन वहम रोज नहीं आता। ये ठंड हर रात पहले से ज़्यादा गहरी होने लगी थी। उसने दूसरी अजीब चीज़ सुनी, दरवाज़ों से आती हुई खर जैसी आवाज़। रात के समय जब पूरा घर सो रहा होता, एनिलिसिया को वही खुरचने की आवाज़ धीरे धीरे उसके बेड के पास से आती महसूस होती। एक रात उसने दीवार पर हाथ रखा और दीवार बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडी थी, इतनी ठंडी कि उसकी उंगलियों में भी दर्द होने लगा। उसके बाद हर रात जब वो बिस्तर पर लेटती, उसका कमरा अंधेरा होते ही बदल जाता। पहले हॉलवे से धीमी आहट आती, लकड़ी के फर्श पर एक एक कदम रखकर कोई चलता महसूस होता। उसने कई बार खुद को समझाया ये हवा होगी, पर एक रात उसने हिम्मत करके आंखें खोली। आहट उसके बेड के बिल्कुल पास रुक चुकी थी। गहरी सांस उसके चेहरे तक पहुंच रही थी, लेकिन सामने कोई भी नहीं था। और उसके बाद बाथरूम का आईना उसके लिए एक डर बन चुका था। हर सुबह आईना धुंध से भरा हुआ मिलता, ऐसे लगता जैसे किसी ने अंदर खड़े होकर इस पर सांस छोड़ी हो। एक सुबह उसने आईने पर धुंध में एक उंगली की लंबी लकीर बनी हुई देखी, जैसे किसी ने धुंध भरे शीशे पर उंगलियां खींच दी हो। और फिर एक शाम एनिलिसिया ने वो देखा जिसने उसके दिल की धड़कन रोक दी। वो खिड़की के पास बैठी थी, ठंडी हवा अंदर आ रही थी और वो बस हमेशा की तरह किताब पढ़ रही थी। जैसे ही उसने पन्ना पलटा, उसकी नज़र खिड़की के शीशे पर गई। वहाँ उसकी खुद की परछाई थी, लेकिन उस परछाई के चेहरे पर एक मुस्कान थी। पर एनिलिसिया बिल्कुल भी नहीं हंस रही थी। उसे खुद की आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन परछाई की मुस्कान एक सेकंड भी नहीं रुकी। दोस्तों, धीरे धीरे एनिलिसिया बदलने लगी थी। वो लड़की जो घंटों किताबें पढ़ती थी, जो पियानो की धुन से इस घर को जिंदा रखती थी, अचानक सब छोड़ चुकी थी। अब वो घंटों तक बस चुपचाप एक जगह पर बैठी रहती। वो बस अब अंदर से बिल्कुल खाली हो गई थी, जैसे उसके अंदर की रोशनी धीरे धीरे बुझ रही हो। एक शाम एनिलिसिया अपने कमरे के फर्श पर बैठी थी और उसकी आंखें बस खाली दीवार पर। कोई आवाज़ नहीं, कोई हरकत नहीं। तभी कमरे में रखी पुरानी लकड़ी की कुर्सी हल्की सी हिली।
पहले तो लगा शायद हवा होगी, पर हवा अंदर आने का कोई भी रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद कुर्सी फिर हिली, जैसे किसी ने उसे उंगली से हल्का सा धक्का दिया हो। एनालिसिया ने कोई भी हरकत नहीं की, पर अब कमरा पहले से भी ज़्यादा ठंडा हो गया था। लेकिन एनालिसिया वहीं बैठी रही, जैसे उसे पता हो कि वो कुर्सी क्यों हिल रही है, जैसे वो जानती हो कि कमरे में वो अकेली नहीं है। और तभी कुर्सी धीरे धीरे हवा में घूमने लगी और धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ने लगी, जैसे कोई कुर्सी पर बैठकर उसे घूर रहा हो। और एनालिसिया अब भी बिना पलक झपकाए सिर्फ और सिर्फ उस कुर्सी को देखती रही, जैसे वो किसी को पहचानती हो जो उस कुर्सी पर बैठा है। उस रात करीब 2 बजे मार्था को खिड़की से एक हल्की सी टक टक की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई खिड़की को छूकर ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा हो। वो धीरे धीरे उठी, दिल तेज धड़क रहा था। वो खिड़की के पास गई और कांच के पार अंधेरे में झांकने लगी। पहले कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ घना धुआं, ठंडी हवा। मार्था ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी धुंध में एक धुंधला सा साया हिला, जैसे कोई चुप कर घर पर नजर रख रहा हो। मार्था की सांस रुक गई। उसने खिड़की दोबारा बंद की, लेकिन उस रात मार्था के दिल में डर पहली बार बैठ चुका था। उसी वक्त हेल्गा और मारी भी अपने कमरे की खिड़की के पास एक आवाज से जाग उठी। ठंडी हवा से कांच की खिड़की हल्की सी हिल रही थी। दोनों बहनों ने एक साथ खिड़की की ओर देखा। घर की दीवार से कुछ दूरी पर एक लंबी परछाई खड़ी थी, ना हिलती नजर आई और ना सांस लेती, सिर्फ खड़ी थी। हेल्गा ने मारी का हाथ कसकर पकड़ लिया, फिर वो परछाई उनके कमरे तक आ गई, पर दोनों ने कोई भी हरकत नहीं की। दोनों बस उस परछाई को देखती रही और धीरे धीरे डर के कारण दोनों को नींद आ गई। ये वही रात थी जब ये घर इस बात को चुपचाप स्वीकार कर चुका था कि अब डर घर के अंदर आ चुका है। अगली सुबह ठंडी हवा पूरे फार्म हाउस में फैली हुई थी। खिड़कियों पर हल्का सा फ्रोस्ट था और बाहर के पेड़ हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। मार्था हमेशा की तरह सबसे पहले एनालिसिया के कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा पहले से आधा खुला था। वो धीरे धीरे अंदर गई और जिस नज़ारे को उसने देखा, उसकी सांसें वहीं अटक गई। एनालिसिया फर्श पर बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। आंखों के नीचे नीले घेरे, होठ सूखे हुए, चेहरा बिल्कुल पीला, बाल अस्त व्यस्त और उसके हाथ ठंड से बिल्कुल नीले पड़ चुके थे। दीवार पर हल्की खरोचों जैसी लाइनों के निशान थे, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली थी एनालिसिया की आंखें। वो सीधा मार्था के पीछे किसी चीज़ को घूर रही थी। मार्था जब पीछे मुड़ी, वहाँ कुछ भी नहीं था। उसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। उसे पहली बार इस घर में एक असली खतरा महसूस हुआ। उसने बिना देरी किए एनालिसिया का हाथ पकड़ा, लेकिन वो ठंड से पत्थर जैसा हो गया था और फिर एनालिसिया को बिस्तर पर लिटा दिया। मार्था सीधा बाहर भागी और बिना देरी किए सीधा चर्च पहुंच गई। चर्च के अंदर फादर लूकस सामने ही खड़े थे। मार्था को रोता देख वो तुरंत उनकी तरफ दौड़े और बोले, मार्था क्या हुआ? मार्था ने कांपते हुए सब कुछ बता दिया, जो उसने और उसकी दोनों बेटियों ने महसूस किया था और एनालिसिया की जो हालत थी। उसने हर एक बात फादर लूकस को बता दी थी। फादर लूकस के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया। वो जानते थे कि ऐसी बातें एक मरीज में नहीं हो सकती। ये कोई बुरा साया है जो यहाँ अब आ चुका है। उन्होंने होली वाटर उठाया, एक छोटा क्रॉस लिया और मार्था के साथ सीधा फार्म हाउस की ओर चल पड़े। उन्हें अंदाज़ा नहीं था वो किसके सामने खड़े होने जा रहे थे। जैसे ही मार्था ने दरवाज़ा खोला, फादर लूकस ने घर के अंदर कदम रखने से पहले ही अपने हाथ में पकड़ा क्रॉस थोड़ा कसकर पकड़ लिया। अंदर की हवा ठंडी नहीं थी, वो अजीब तरह की ठंडी थी, ऐसी ठंडी जो हड्डियों में घुसकर दिल को धीरे धीरे दबाने लगे। लूकस ने घर में कदम रखा और उनका पहला कदम उन्हें बता चुका था, यह घर अब घर नहीं है। लकड़ी की दीवारें जैसे किसी अनदेखे भार से दब रही थी। मार्था ने डरते हुए कहा, फादर वो पिछले 2 दिनों से ठीक से बोली भी नहीं है। लूकस ने हाथ उठाकर उसे रोका। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है,
यहाँ कोई और भी है। कमरे की हवा जैसे एकदम से रुक गई। लूकस ने कैंडल उठाई और हालवे के पास उस कमरे की ओर बढ़े जहां एनालिसिया थी। कमरा खुला हुआ था। दरवाजों की दहलीज पार करते ही लूकस ने गहरी सांस ली, जैसे किसी ने उनके सीने पर ठंडी हवा एकदम से छोड़ दी हो। एनालिसिया रूम के किनारे पर घुटने मोड़कर बिल्कुल शांत बैठी थी, सर नीचे झुका हुआ, चेहरा अंधेरे में आधा छुपा हुआ। कमरे की अंधेरी हवा लूकस की कैंडल को लगातार धकेल रही थी, जैसे कोई चाहता हो कि वो रोशनी खत्म हो जाए। धीरे धीरे एनालिसिया का चेहरा ऊपर उठा। लूकस का दिल एक पल को रुक गया। वो आंखें एनालिसिया की थी ही नहीं, उनके अंदर एक गहरा खालीपन था, जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। लूकस ने धीरे से पूछा, एनालिसिया क्या तुम मुझे सुन सकती हो? वो चुप रही, सिर्फ एक धीमी सी सांस बाहर आई। उन्होंने फट से क्रॉस अपने सामने उठाया। तभी अचानक से एक गूंजती हुई आवाज कमरे में फैल गई, वो तुम्हें देख रही है। ये आवाज जो निकली है वो एनालिसिया की नहीं थी, ये आवाज किसी और की थी, किसी अदृश्य ताकत की। लूकस को अब पूरा यकीन हो चुका था कि ये लड़की अकेली नहीं है। लूकस ने हिम्मत करके उसे बेड पर लिटाया और बोले, बेटी ईश्वर के नाम पर तुम बोलो। बहुत गहरी आवाज आई, वो सो रही है। लूकस का गला सूख गया। तभी उसके पीछे की कैंडल अचानक आधी हो गई, जैसे किसी ने उसकी लौ को खींचकर काला कर दिया हो। कमरा और ज्यादा ठंडा हो गया। अब लूकस समझ चुके थे कि बात करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने अपनी छोटी सी होली वाटर की बोतल निकाली, क्रॉस सीने पर रखा और पहला छोटा एक्सोर्सिज्म प्रे शुरू किया। जैसे ही पहला शब्द निकला, कमरे की दीवार हल्की सी कांपी और तभी दीवार पर कुछ उभरने लगा। कुछ ही सेकंड में दीवार पर एक पूरा सिंबल बन गया, गहरा लाल, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरेच कर निकाला हो। लूकस डर से पीछे हटे। हे भगवान, ये तो डेमोनिक सील है। अचानक एनालिसिया ने अपना सर झटक के पीछे किया। उसका मुंह खुला, लेकिन आवाज पहले नहीं निकली। जो आवाज निकली वो मानो दीवारों के अंदर से आ रही हो। तुम अकेले हो और वो जाग रहा है। कमरे की हवा एक ही पल में तूफान बन गई। कुर्सी खुद घूमने लगी, हवा में घुटन भर गई। एनालिसिया का पूरा शरीर झटकों से हिलने लगा। लूकस समझ चुके थे ये एक्सोर्सिज्म अब उनके अकेले के बस की बात नहीं है। उन्होंने तुरंत प्रेयर रोक दी। होली वाटर हाथ में लेकर कहा, इसमें एक दानव नहीं, कुछ और भी है। उन्होंने मार्था की तरफ देखा और बोले, मुझे मदद चाहिए, ये मामला अब बहुत ज़्यादा गहरा है। और ये बोलकर वहाँ से चले गए। अब मार्था जो दरवाजे पर खड़ी थी, जो कि डर से काँप रही थी, अपनी बेटी के पास वहीं रुक जाती है। फादर लूकस को पता था कि वो ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ पाएंगे। थोड़ी देर में वो 2 और अनुभवी लोगों को लेकर लौटे। फादर जॉर्ज, जो पुराने ग्रंथों और डेमोनिक सील के जानकार थे, और सिस्टर अमायरा, जिसमें अंधेरी शक्तियों को देखने की एक अनोखी क्षमता थी। तीनों ने फार्म हाउस में कदम रखा। दीवारों से ठंड गिर रही थी, हवा में धूल नहीं, काली धुंध तैर रही थी, और हर कोने में एक ऐसा सन्नाटा था जो इंसान की आवाज़ को निगल ले। जब एनालिसिया के कमरे की तरफ बढ़े, दरवाज़ा बिना हवा के अपने आप खुल गया और अंदर का नज़ारा देखकर तीनों की आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई। एनालिसिया बिस्तर पर नहीं थी, वो हवा में थी, ज़मीन से लगभग 2 फीट ऊपर। उसके हाथ पैर मुड़े हुए थे, बाल नीचे की ओर लटक रहे थे और उसका सर एक तरफ झुका था। ठंडी धुंध उसके आसपास घूम रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़कर हवा में लटक रही हो। सिस्टर अमायरा ने घबराकर पीछे कदम लिया। हे ईश्वर, ये तो इम्पॉसिबल है। इस कमरे में कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ भी है। एक पल के लिए तीनों लोग वहीं जम गए। फिर फादर लूकस चिल्लाए, रोप्स, वी नीड टू टाई हर डाउन राइट नाउ। क्योंकि वो जान चुके थे अगर एनालिसिया को अभी नहीं बांधा गया तो इस कमरे में ऐसी चीज़ होंगी जिन्हें कोई मानव रोक नहीं पाएगा।
एनिलिसिया को तीनों ने मिलकर बिस्तर पर बांध दिया। बिस्तर के चारों कोनों पर क्रॉस के निशान बनाकर कमरा अब एक युद्ध भूमि की तरह तैयार था। फादर लूकस ने पहली प्रार्थना शुरू की। उनकी आवाज़ काँप रही थी, पर वो जानते थे कि उन्हें पीछे हटने का बिल्कुल हक नहीं है। जैसे ही उन्होंने पहला शब्द कहा, कमरे की सारी कैंडल्स की लो लंबी होकर बिल्कुल नीली पड़ गई। एनिलिसिया का शरीर रस्सियों में बंधा होने के बावजूद ऐसे तड़पने लगा जैसे भीतर से कोई उसे खींच रहा हो। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो इंसानी आंखों ने शायद ही कभी देखा हो। उसकी छाती के ठीक ऊपर हवा हल्की सी फटी, जैसे किसी ने वहां एक अदृश्य रास्ता बना दिया हो। उस दरार से एक काली परछाई बाहर निकली, लंबी पतली। उसके चेहरे का कोई भी आकार नहीं था, बस खाली आंखें दिख रही थी। सिस्टर अमायरा चीख पड़ी, ये सेवरस है, ये दिमाग खाने वाला एक बुरा साया है। जॉर्ज ने प्रार्थना और तेज कर दी, लेकिन तभी दूसरी परछाई बाहर उभरी। इस बार हड्डियां टूटने जैसी आवाज आई। सिस्टर अमायरा बोली, ये तो क्रेविन है। नेम सुनते ही जॉर्ज का चेहरा पीला पड़ गया। ये वो था जो दर्द पर ही जिंदा रहता था। एनिलिसिया की चीखें मानो कई लोगों की आवाज़ों से बनी थी। उसके भीतर से तीसरी परछाई निकली, जो कि इंसानी आवाज़ की परफेक्ट नकल कर सकती थी। उसने मार्था की आवाज़ में कहा कि बंद करो ये एक्सोर्सिज्म। लेकिन वो मार्था नहीं थी, वो था लुशियन, धोखा देने वाला साया। इसके बाद दो और परछाई उभरी। मार्कोव, जो कैंडल की हर लो को एक एक करके काला कर देता था, और हरबिंगर, जो दीवारों पर नर्क के सिंबल खरोचता था। दीवारों पर लाल निशान अपने आप चलते हुए उभर रहे थे। कमरा अब एक दूसरे से उलझी हुई 6 परछाइयों का दुष्ट समंदर बन चुका था। और फिर उन्हीं परछाइयों के बीच एक विशाल, सबसे गहरा धुआं उभरा। ना चेहरा, ना आंखें, ना रूप, बस एक आकार जो बाकी सबसे बड़ा था, द अननोन वन। जैसे ही यह छाया बाहर आई, पूरा कमरा कांप उठा। बिस्तर उछलने लगा और रस्सियां अपने आप खिंचकर टूटने लगी। फादर लूकस ने घबरा कर चिल्लाया, और जोर से पढ़ो, यह अब पूरी तरह बाहर आ रहा है। कमरा कांप रहा था। एनिलिसिया का शरीर रस्सियों में बंधा हुआ भी ऐसे उछल रहा था जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे भीतर से खींच रखा हो। फादर लूकस, जॉर्ज और अमायरा तीनों पूरा जोर लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उनके शब्दों के बीच बीच में कमरे में एक भारी, धीमी और गहरी गूंज उठ रही थी। नीचे से, दीवारों से, छत से, जैसे पूरा कमरा बोल रहा हो। फिर अचानक एनिलिसिया की सांसें रुक गई, पूरी तरह से रुक गई। डर की आखिरी सीमा पर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, और तभी एनिलिसिया के शरीर से धीरे धीरे उसकी आत्मा ऊपर उठने लगी। रस्सियां तनी हुई, कमरा ठंड से बर्फ होता जा रहा था। उसकी आंखें खुली, पूरी सफेद, जैसे किसी मरे हुए इंसान की आंखें हो। और उसके होठ धीरे धीरे खुले, और पहली बार अननोन वन की असली आवाज बाहर आई। उसकी आवाज एक नहीं थी, जैसे सारी परछाई मिलकर बोल रही हो, तुमने हमें बुलाया नहीं था, फिर भी हम आ गए। फादर लूकस ने कांपते हुए क्रॉस उठाया और बोले, तू कौन है, अपना नाम बता। अचानक कमरा काला हो गया, मोमबत्तियां बुझ गई, हवा ठहरी नहीं बल्कि गायब हो गई। और फिर एक आवाज आई, इतनी गहरी, जमीन तक हिल गई, मैं नाम नहीं हूँ, मैं वो खालीपन हूँ जहाँ नाम भी मर जाता है। जैसे ही उसने कहा, दीवारें खुद ब खुद फटने लगी, राख नीचे गिरने लगी। फादर जॉर्ज चिल्लाए, ये नाम छिपा रहा है, ये एक बड़ी एंटिटी है। अननोन वन हंस पड़ा, एक धीमी, भारी, गहरी हंसी जो बिल्कुल भी इंसानी नहीं लग रही थी, और बोला, नाम कमजोरों के लिए होता है। मैं आखिरी हूँ, मैं पहला हूँ, मैं वो अंधेरा हूँ जो प्रकाश के पैदा होने से भी पहले था। अननोन वन की आवाज़ अब और भी करीब लग रही थी, जैसे वो एनिलिसिया के अंदर नहीं, कमरे में ही खड़ा हो। एक काला धुआं एनिलिसिया के शरीर से निकलकर छत तक उठा, और वहाँ एक विशाल 9 फुट लंबा चेहरा वही शैडो फॉर्म बन गया।
अननोन वन अब पूरे रूप में प्रकट हो चुका था। तुम मुझे बांध नहीं सकते, अब खेल शुरू होता है। कमरा पहले से ही कांप रहा था, दीवारों पर बने प्रतीक चमक रहे थे और एनेलिसिया के शरीर से निकली परछाइयां अब और भी हिंसक हो चुकी थी। तभी एक जोरदार चीख पूरे कमरे में फैल गई। सिस्टर अमायरा पीछे की तरफ उछल गई, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें उठाकर फेंक दिया हो। उनकी सांसें तेज हो गई, आंखें आधी सफ़ेद पड़ चुकी थी और उनकी गर्दन के नीचे एक काले धुएं जैसी दरार बन चुकी थी। अमायरा पीछे हटो, फादर जॉर्ज चिल्लाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक लंबी इम्पॉसिबल ऊंचाई वाली परछाई उनके ठीक सामने खड़ी हो गई। चेहरा नहीं, बस एक खाली अंधेरा। फादर लूकस ने बिना सोचे अपना क्रॉस ऊपर उठाया, अमायरा के सामने ढाल की तरह खड़े हो गए। दूर रह, इस पर तेरा कोई हक नहीं है। फादर जॉर्ज आगे आए, अपनी होली बुक को कसकर पकड़े हुए बीच में खड़े होकर मंत्र पढ़ने लगे। कमरा शांत नहीं हुआ, लेकिन एक पल के लिए अमायरा की जान बच गई। दूसरी तरफ एनेलिसिया का पूरा शरीर अचानक खामोश हो गया, जैसे किसी ने उसकी सभी नसों को एक साथ रोक दिया हो। उसकी आंखें धीरे धीरे ऊपर की ओर पलटी, काला धुआं उसके गले के ऊपर उठने लगा और फिर एक जोरदार धमाके जैसा झटका कमरे में फैल गया। सिस्टर अमायरा चीख उठी, लूकस रोको इसे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एनेलिसिया के शरीर से अचानक तेज लाल रोशनी निकली। लूकस ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू ही किए थे कि एनेलिसिया के बेदम पड़े शरीर से अभी भी वो लाल रोशनी निकलकर धीरे धीरे हवा में फैल रही थी और उस रोशनी के साथ जैसे अंधेरा खुद ब खुद इवेपोरेट हो रहा था। कमरा बिल्कुल शांत था, इतना शांत अगर कोई सुई भी गिरा दे तो उसकी आवाज़ भी एक चीख बन जाए। फादर लूकस ने कांपते हुए एनेलिसिया के ठंडे चेहरे को छुआ। गॉड फॉरगिव अस, वी फेल्ड। लेकिन सन्नाटा ज़्यादा देर नहीं रहा। अचानक जो काला साया एनेलिसिया के अंदर था वो बाहर निकलकर अब धीरे धीरे एक जगह जमा होने लगा, जैसे अंधेरा कोई आकार ले रहा हो। शून्य हवा और छाया मिलकर एक विशाल आकृति बना रही थी। अब वो पूरी तरह बाहर आ चुका है। कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया और अंधेरे के बीच उस एंटिटी का आकार धीरे धीरे साफ होने लगा। अननोन वन ने एक धीमी फुसफुसाहट की, ये सब व्यर्थ है। लूकस की आंखों में विश्वास अभी भी जिंदा था। अननोन वन अब एनेलिसिया के लाइफलेस शरीर की ओर देख रहा था और अचानक उसकी आवाज़ बदल गई, ये शरीर अब भी मुझे पुकारता है। उसी पल कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गई। अचानक ठंडी हवा एनेलिसिया के बालों को उड़ाने लगी। लूकस ने पूरी ताकत से चिल्लाया, इन द नेम ऑफ गॉड रिटर्न टू द वॉइड। और यह सुनकर अननोन वन पहली बार पीछे हटा और तभी फादर लूकस ने तुरंत पवित्र जल हवा में फैलाया और जैसे ही पानी की बूंद हवा में बिखरी, अदृश्य शक्ति पीछे हटने लगी। एनेलिसिया, जो कुछ मिनटों पहले तक अंधेरे की कैद में तड़प रही थी, अब बिस्तर पर बिल्कुल शांत पड़ी थी। उसकी आंखें आधी खुली थी, लेकिन उनमें वो चमक नहीं थी जो कभी इस घर की जान हुआ करती थी। फादर लूकस ने धीमे से उसका हाथ थामा। ठंडा, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा हाथ था उसका। गॉड प्रोटेक्ट हर सोल। उनकी आवाज़ टूट रही थी। फादर जॉर्ज और घायल सिस्टर अमायरा होली सर्कल के पास बैठकर अंतिम मंत्र पढ़ने लगे। उनके हर शब्द के साथ कमरे में जमा अंधेरा धीरे धीरे पीछे हटने लगा। पहले खिड़की के पास से, फिर दीवारों से, फिर एनेलिसिया के ऊपर से और आखिरकार वो सबसे भारी, सबसे डरावना अंधेरा जो एनेलिसिया के शरीर के अंदर तूफान की तरह फंसा था, एक आखिरी चीख के साथ कमरे से बाहर निकल गया। ना कोई धमाका, ना कोई परछाई, बस एक तेज ठंडी हवा की लहर जो कमरे के हर कोने से गुजरती हुई बाहर अंधेरे में खो गई। फादर लूकस समझ गए थे, एनेलिसिया के भीतर जो था वो हमेशा के लिए जा चुका है। मार्था एनेलिसिया के पास आई, उनके हाथ कांप रहे थे और उन्होंने अपनी बेटी के चेहरे को छुआ। एनेलिसिया उठो,
हम सब यही हैं, लेकिन अब कोई जवाब नहीं था। फादर लूकस को अब समझ आया कि वो लाल रोशनी जो एनालिसिया के अंदर से निकली थी, वो एक पवित्र आत्मा थी जिसने खुद की कुर्बानी देकर हमें और इस घर को बचा लिया। कमरा बिल्कुल शांत हो चुका था। वो शोर, वो चीख, वो परछाइयाँ, अब कुछ नहीं बचा था। सिर्फ एनालिसिया का शांत चेहरा बचा था जो बोल रहा था, सब खत्म हो गया। एनालिसिया वो नाजुक लड़की जिसकी मुस्कान इस घर को रोशन करती थी, अब उसी घर की चुप्पी में हमेशा के लिए सो रही थी। ये कहानी भूत प्रेतों से ज़्यादा एक परिवार के टूट जाने की कहानी है और एक ऐसी रात की कहानी है जो कभी भी नहीं भुलाई जा सकेगी। तो दोस्तों, ये थी एनालिसिया की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने एक पूरे परिवार की खुशियाँ छीन ली और उन्हें अंधेरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपने भी कहीं उस फार्म हाउस की खामोशी में अंधेरे का वजूद महसूस किया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी कहानी आपको सिर्फ यहाँ मेरे चैनल डार्क फ्रेम्स पर सेकंड पर ही मिलेगी। नीचे कमेंट करके बताना आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद आती हैं। और याद रखना, कहानी यहाँ ख़त्म ज़रूर हुई है, लेकिन अंधेरा कभी भी कहीं भी वापस आ सकता है, क्योंकि अगली कहानी में हम एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ एक अनकहा सच दबा होगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा डार्क, और भी ज़्यादा रियल, और भी ज़्यादा डरावनी होने वाली है। मैं हूँ असीम बंसल और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।